हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सी पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली फैंटास्टिक। सर लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस को किया था स्टार्ट। आज हम उसी अपने चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू। हमने लास्ट क्लास में एस ए 500 डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जो है ही ऑडिट एविडेंस के बारे में। एस ए 500 ऑडिट एविडेंस। आई विल ट्राई टू रैप अप एस ए 500 ऑडिट एविडेंस इन दिस वीडियो इटसेल्फ। मैं चैप्टर को रैप अप करने की बात नहीं कर रहा, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ चैप्टर भी कहाँ रैप अप हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मल्टीपल एसेज, बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं अकेले एक चैप्टर में, 5-6 एसेज हैं इस अकेले एक चैप्टर में। सो उसमें से एस ए 500 इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड, जिसको आई विल ट्राई टू रैप अप इन दिस वीडियो इटसेल्फ। क्योंकि देखो यार, ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था, हाफ चैप्टर बचा है। सो देखते हैं। तो ठीक है सर, करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। एक सबसे आप सभी से एक निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर चैनल पर आते जाते रहते हो, एग्जिस्टिंग व्यूअर हो तो यार प्लीज़, और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ तुम जो है सब्सक्राइब कर दो। गलत बात कर रहे हो यार, तुम लोग क्लासेस तो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वेरी अनफेयर, वेरी अनफेयर। और यार वीडियो को लाइक कर देना, थम्स अप दे दो, एंड शेयर कर दो उन सभी के साथ जिनका भी अटैम्प्ट आ रहा है तुम्हारे फ्रेंड्स का सितंबर 25 में, जैन 26 में एंड ऑनवर्ड्स, ताकि यार वो भी अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिवली कर सकें। सबका साथ सबका विकास, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो सर आज की हमारी क्लास का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स। एक है सफिशिएंट, दूसरा क्या है? एप्रोप्रिएट। भाई सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं मॉम इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, मेरे को और खाना नहीं खाना। मोर देन सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है? भाई ये चीज़ मेरे लिए एप्रोप्रिएट है, भाई यही चीज़ एप्रोप्रिएट है, यही चाहिए था मेरे को, मतलब क्वालिटी। सर दो वर्ड्स हैं, एक है सफिशिएंट, एक है एप्रोप्रिएट। ध्यान से सुनना मेरी बहन। सफिशिएंट का मतलब क्या है? किससे रिलेटेड है सफिशिएंट वर्ड? क्वालिटी, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। और एप्रोप्रिएटनेस किससे रिलेटेड है? क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। आई होप तुमको यहाँ तक समझ आया होगा। थोड़ा और डिस्कस करते हैं, अच्छी तरह डिस्कस करते हैं इसको। और सर थोड़ा हमें और बताइए यार। देखो सफिशिएंट का अगर मैं तुमको और मतलब बताऊँ, इसका मतलब क्या है? अगर तुम किसी चीज़ को लाइक वेरीफाई कर रहे हो, तुम सपोज फिक्स्ड एसेट्स को वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है, तुम फिक्स्ड एसेट्स का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। तुम अब करोगे क्या? तुम्हारा काम क्या है भाई? तुम अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, ठीक है, तुम ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे और उसके बाद क्या करोगे? सर आई विल गैदर ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। यही काम हम करते आ रहे हैं। देखो ये अगर तुम्हें डायग्राम याद हो, भूल जाते हो तो तुम लोग बड़ी जल्दी यार। सर ऑडिटर आएगा, करे, उसके बाद क्या करेगा? अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, उसके बाद क्या करेगा? ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा। तो मतलब तुम फिक्स्ड एसेट्स का अगर ऑडिट कर रहे हो तो तुम लोग क्या करोगे? अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे और ऑडिट एविडेंस को गैदर करोगे। बट ऑडिट एविडेंस क्या एक गैदर करना है, दो करना है, तीन करना है, चार करना है, पांच करना है? मतलब सिंगल ऑडिट एविडेंस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा, या फिर वी हैव टू गैदर मल्टीपल ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग दैट फिक्स्ड एसेट्स, रिगार्डिंग द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच यू आर टेस्टिंग, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। मतलब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए भाई? मैं किसी चीज़ को टेस्ट कर रहा हूँ, मैं कितने ऑडिट एविडेंस गैदर करूँ उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए? एक बहुत है, दो बहुत है, तीन बहुत है, क्या करूँ, कितना करूँ? दैट इज़ क्वांटिटी, ठीक है ना। सर ऐसा हम क्यों करते हैं? लाइक हमने अगर फिक्स्ड एसेट्स में वेरीफाई कर रहे हैं तो हम एक ऑडिट एविडेंस गैदर कर लेंगे। सर बहुत तो है एक, क्यों, क्या ज़रूरत है सर एक से ज़्यादा एविडेंस गैदर करने की? क्यों हम दो तीन एविडेंस गैदर करें? हमने एक कर दिया बस बहुत है, बात खत्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ध्यान से समझो भाई। अगर तुम लोग देखो, अगर तुमने कोई भी थ्रिलर मिस्ट्री वेब सीरीज देखी हो, ठीक है, लाइक करंटली इस टाइम के ऊपर, इस टाइम पे क्रिमिनल जस्टिस S4 सीज़न 4 उसका स्ट्रीमिंग है हॉटस्टार के ऊपर, जियो हॉटस्टार के ऊपर, ठीक है। तो भाई ऐसा मत समझना कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस की या जियो हॉटस्टार की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाना चाहता हूँ उससे रिलेट करके। मैं ऐसे एग्जांपल क्यों लेता हूँ? ताकि तुम लोग लिंक कर सको, यू कैन रिलेट, ठीक है। अगर तुमने ये सीरीज़ देखी हो, या अगर ये भी तुमने नहीं देखी, चलो छोड़ो, अगर तुमने सिंपली से यार एक पुलिस सीरीज़ देखी हो जहाँ पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रहती है, ठीक है, एक क्राइम सीरीज़ देखी हो,
तो यू विल केम टू नो, तुम्हें पता होगा कि यार पुलिस क्या करती है, क्या करती है पुलिस। सर पुलिस कभी भी एक एविडेंस गैदर नहीं करती, नो नेवर। दे ट्राई टू गैदर मल्टीपल एविडेंसेस। उनको एक एविडेंस मिला जो सीधा इशारा कर रहा है कि भाई खून, मर्डर इसी बंदे ने किया है, लेट्स सपोज बी ने ही मर्डर किया है। ऐसा नहीं है, माना बी उसका उनका प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है एक एविडेंस को गैदर करने से ही, बट स्टिल एक एविडेंस को गैदर करने से भाई ये प्रॉपरली प्रूफ नहीं हो जाता कि भाई बी ने ही खून किया है। या तो वो एविडेंस इतना ज़्यादा सॉलिड हो, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा उसमें डिस्कस करेंगे, बट स्टिल भाई देखो सीधी सी बात है, मर्डर का मामला है तो थोड़ी अच्छी तरह आप इन्वेस्टिगेट करो और यू शुड ट्राई टू गैदर मल्टीपल एविडेंसेस। तो वो क्या करेंगे भाई, मल्टीपल एविडेंसेस गैदर करेंगे। तो उन्होंने लाइक सपोज उन्होंने 2-3 एविडेंसेस गैदर कर लिए और फिर वो क्या करेंगे, फिर लेट्स सपोज 1 2 3 3 एविडेंसेस हैं, इन तीनों एविडेंसेस को वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और इन देखेंगे कि इन तीनों एविडेंसेस का जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है क्या वो सिमिलर है, सेम है या डिफरेंट है। लाइक मतलब ये तीनों के तीनों एविडेंसेस जो हमने गैदर किए हैं, क्या ये यही इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई बी ने ही मर्डर किया है, या फिर ये अलग अलग इशारा कर रहे हैं। अब देखो तुमने 3 एविडेंसेस गैदर कर लिए और तीनों एविडेंसेस भाई बी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई बी ने ही मर्डर किया है, ठीक है ना। तो इससे तुमने क्या किया, तुमने बेसिकली भाई अपने आप को कन्विंस कर लिया, एक तरह का कंफर्म कर लिया कि यार हाँ यार देखो सारे के सारे जो सबूत हैं, सारे के सारे एविडेंसेस हैं बी की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। हमने बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन कर ली, हमने एक एविडेंस गैदर नहीं किया, हमारे पास मल्टीपल एविडेंसेस हैं, बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास तुम्हारे खिलाफ, तभी हमने हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, हम इस डिसीजन पे पहुंचे, हमने ये ओपिनियन फॉर्म किया है कि यार तूने ही मर्डर किया। बराबर बराबर सेम, समझ आया। वो कभी भी एक एविडेंस गैदर नहीं करते क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, मर्डर का मामला है, अगले की ज़िंदगी का मामला है भाई। सो दैट दे ट्राई टू गैदर मल्टीपल एविडेंसेज। दोबारा ऑडिट बोली जा रहा हूँ, उस पर भी आऊँगा, बट एविडेंसेज। अच्छा ये भी छोड़ो, अगर एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकल कर, एग्ज़ाम हॉल के बाहर आ गए तुम लोग अपना एग्ज़ाम देकर, ठीक है ना। एक एमसीक्यू का तुम्हें डाउट हो गया, तुमने एमसीक्यू का आंसर वेरीफाई करना है, ठीक है। तुम लोग करते क्या हो भाई, क्या करते हो तुम लोग, तुम एक बंदे से कभी भी वेरीफाई नहीं करते, ना ना ना, एक बंदे से कभी वेरीफाई नहीं करोगे, ठीक है ना। तुम लोग मल्टीपल बंदों से वेरीफाई करते हो, भाई तेरा आंसर क्या आया, भाई यही आंसर है, यही आंसर है, मैंने भी यही किया है यार, ऐसा करता हूँ उससे भी पूछ लेता हूँ, हाय तुम्हारा आंसर क्या आया, ये मेरा आंसर भी यही आया, तेरा भी यही है, चल सही है यार, स्टिल ऐसा करता हूँ एक और से पूछ लेता हूँ। मतलब जब तक तुम्हें प्रॉपर बिलीव नहीं हो जाता तुम पूछते ही रहते हो, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट मैटर है भाई, तुमको लगता है कि यार हमारे वो 2 नंबर का एमसीक्यू है, मेरा गलत ना हो जाए, ठीक है ना, वो 2 नंबर का एमसीक्यू मेरे को एग्जाम्शन तक लेके जा सकता है एंड सो ऑन। तो तुम कंफर्म करते रहते हो बार बार, तो मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई करते हो एक ही चीज़ को। तो सर वही सीन हमारा क्या किस में है, ऑडिट में है। मल्टीपल ऑडिट एविडेंसेस हम गैदर करते हैं, हम एक ऑडिट एविडेंस भी गैदर कर सकते हैं, नो डाउट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल ऑडिट एविडेंस ही गैदर करनी है। कब एक करेंगे, ये एक से ज़्यादा करेंगे, वो आगे हमारा जो कंसेप्ट आएगा उसके उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। पर करने तुम कंसेप्ट समझो। अब देखो तुम लोग क्या करोगे, ऑडिट एविडेंस गैदर करोगे, नहीं नीचे से समझाता हूँ। तुम लोगों का काम क्या है, ऑडिट करके सर ओपिनियन फॉर्म करना कि वेदर द एफएस आर ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं एफएस या नहीं करती, दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट और नॉट। यही करते हो तुम लोग, यही रीजनेबल एश्योरेंस देते हो, डे 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा ओपिनियन किसके ऊपर फॉर्म होता है, सर कंक्लूजन के ऊपर। तुम कंक्लूजन तक कैसे पहुंचते हो, सर ऑडिट एविडेंस गैदर करके। तुमने एक ऑडिट एविडेंस गैदर कर लिया, तुम उसके बेसिस पे कंक्लूजन बना रहे हो और ओपिनियन दे रहे हो। एक उस इतनी करोड़ों की एंटिटी का, 1000 करोड़ की टर्नओवर है एक एंटिटी की, लेट्स सपोज 1000 करोड़ की टर्नओवर है सर एक एंटिटी की जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम्हारे क्लाइंट की 1000 करोड़ की टर्नओवर है। तुमने एक एविडेंस गैदर किया और उसके ऊपर एक कंक्लूजन दे दिया कि हाँ यार सब ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू है। वाह बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रे। अबे 2 नंबर के एमसीक्यू के लिए तूने 4 बंदों से वेरीफाई किया और 1000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी के लिए तूने एक एविडेंस गैदर करके बस रफा दफा कर दिया मामला। हाँ यार ट्रू एंड फेयर व्यू है, चल ठीक है आगे चल साइन कर दे, ये ले। क्या बात कर रहा है रे, समझ पा रहे हो।
भाई तुम बेसिकली मल्टीपल ऑडिट एविडेंस को गैदर करोगे, सफिशिएंट रादर आई वुड से सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस को गैदर करोगे। अब वो एक एविडेंस भी सफिशिएंट हो सकता है, कैसे हो सकता है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। या तुम्हें एक से ज़्यादा एविडेंस गैदर करने पड़ेंगे सो दैट तुम कंफर्म कर सको, तुम्हें खुद को एक रीजनेबल एश्योरेंस हो, कि हाँ यार देख भाई मैंने 3 एविडेंस गैदर किए एक ही चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, तीनों को मैंने एनालाइज किया, तीनों का कंक्लूजन एक ही निकल के आ रहा है कि सब कुछ सही है। उसके बाद मैंने अपना ओपिनियन फॉर्म किया इस कंक्लूजन के बेसिस पे कि ट्रू एंड फेयर व्यू है। तुम्हें खुद को तो रीजनेबल एश्योरेंस हो ना भाई कि हाँ यार ठीक है। और वो एश्योरेंस आएगी कब, जब तुम एक से ज़्यादा एविडेंस गैदर करोगे। ये एक ही एविडेंस तुम गैदर कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड है, उसकी क्वालिटी ही इतनी तगड़ी है, इतना ज़्यादा सॉलिड एविडेंस गैदर किया है, जो एक ही काम है भाई, ठीक है ना, वन मैन आर्मी वाला काम, एक बंदा सब पे भारी। आई होप तुम्हें यहाँ तक भाई मतलब समझा होगा सफिशिएंट का कि क्या मतलब होता है भाई सफिशिएंट का, राइट। ये ज़रूरी था तुम लोगों को समझाना, ठीक है। हाँ जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है भाई। अब क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वही वाला तुम्हारा क्वेश्चन सर, एक हम एविडेंस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा या एक से ज़्यादा एविडेंस हमें गैदर करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बहुत ईजी है, बड़ा लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। अब क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी सर, पहला पॉइंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ भाई। तुम लोग पेरोल का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। अब पेरोल में सबसे ज़्यादा रिस्क क्या रहता है, पेरोल में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है डमी एम्प्लॉयज़ का, कि फेक एम्प्लॉयज़ तो नहीं बुक किए, जाली सैलरी, बोगस सैलरी तो नहीं बुक की हुई, ठीक है। अब तुम्हारे क्लाइंट की तुमने पीआर ने देखा और उसमें पेरोल का खर्चा आ रहा है भाई, लेट्स सपोज 5 CR का, 5 करोड़ की जो तुम्हारा क्लाइंट है उसने सैलरीज और वेजेस पे किए हैं, कुल मिला के 5 करोड़ का उसका वो आ रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ रहे हैं 5 CR के, ठीक है। अब तुम्हारा सबसे बड़ा रिस्क क्या रहेगा इसमें सर, इसमें जो रिस्क क्या है, हायर रिस्क है। किसका रिस्क है कि क्या पता डमी एम्प्लॉयज़ हो, क्या पता बोगस एम्प्लॉयज़ हो, फेक एम्प्लॉयज़ हो, जिनकी सैलरी बुक कर रहे हैं एक्सपेंस को इन्फेड करने के लिए, ठीक है, ताकि उतना ही टैक्स कम देना पड़े। समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो तुम लोग क्या करोगे भाई, तुम लोग क्या करोगे, देखो इसमें क्या है, रिस्क ज़्यादा है, इस एरिया में रिस्क ज़्यादा है। किसका रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट का, ठीक है ना। तुम लोग क्या करोगे, अच्छा सबसे पहले तो तुमने जो रिलेटेड कंट्रोल्स हैं पेरोल के, वो सारे वेरीफाई कर लिए, ठीक है। अच्छा कंट्रोल सब सही है, यहाँ पे भी नहीं रुके, तो फिर तुमने क्या किया, जो तुम्हारे क्लाइंट ने पेरोल की वर्किंग की है, ठीक है, पेरोल की वर्किंग की है, तुमने वो भी मंगवा ली, प्रॉपर एक्सेल स्प्रेडशीट में जो वर्किंग की है तुम्हारे क्लाइंट ने, तुमने वो वर्किंग मंगवा ली, तुमने उस वर्किंग को सारा का सारा वर्किंग को वेरीफाई किया, ये भी कर लिया। अच्छा यहाँ पे भी नहीं तुम्हारा मन टिका, तुम कह रहे हो नहीं यार मेरे को थोड़ा और वेरीफाई करना है, बिकॉज मैं पूरा कन्फर्म होना चाहता हूँ कि हाँ यार इनकी जो पेरोल की वैल्यू आ रही है 5 CR की, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं 5 करोड़ के, वो ठीक हैं, दे आर ओके। मैं रीजनेबल एश्योरेंस चाहता हूँ, मैं खुद को बेसिकली रीजनेबली एश्योर करना चाहता हूँ कि यार हाँ ओके है, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने देख लिया EPF ESI, तुम लोगों को अगर पता हो कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगर वो क्राइटेरिया तुम्हारी एक कंपनी फुलफिल कर रही है, एक एंटिटी फुलफिल कर रही है, बिजनेस एंटिटी, तो उसको PF और ESI में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो अगर जनरली तुम देखोगे यार लाइक जो भी एक अच्छे लेवल का क्लाइंट होगा, ठीक है, जिसका ऑडिट हो रहा है, तो उसका जनरली देखा जाता है कि उसकी EPF ESI रजिस्ट्रेशन हुई होती है, ठीक है ना, बिकॉज वो पैरामीटर को फुलफिल कर देता है। तो तुमने देखा कि भाई EPF ESI डिडक्ट हो रहा है, क्लाइंट्स का नहीं हो रहा, ठीक है, तुमने वो चीज़ वेरीफाई कर ली, बिकॉज अगर EPF ESI डिडक्ट हो रहा है तो इसका मतलब भाई क्लाइंट जो एम्प्लॉई है वो क्या है, एक जेन्युइन एम्प्लॉई होगा, एक तुम्हें रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगी यार बंदा जेन्युइन लग रहा है, बिकॉज उसकी PF में रजिस्ट्रेशन नहीं पड़ी है और ESI में रजिस्ट्रेशन नहीं पड़ी है, ठीक है ना। एक हल्की सी तुम्हें रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगी। तुमने बैंक डिटेल्स चेक कर ली कि भाई जो सारी की सारी सैलरीज और वेजेस जा रही हैं वो कैश में नहीं जा रही, बिकॉज कैश में थोड़ा चांसेस होने के ज़्यादा रहते हैं रिस्क, ठीक है ना, बिकॉज कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, कोई ट्रेस नहीं कर पाता कैश को, कहाँ गया, कब आया, कितना आया, नोबडी नोज। पर तुमने देखा भाई सारी की सारी सैलरीज और वेजेस थ्रू बैंक जा रही हैं, सीधा सर अकाउंट में पेमेंट करते हैं हम लोग, तो ना जी ना, सारा का सारा सर काम हमारा तो बिल्कुल वाइट में है। तुमने 4 एविडेंस गैदर कर लिए, ये इससे ज़्यादा कर लिए, ठीक है ना। तुम्हें क्या होगा, तुम कहोगे यार हमने इतने सारे एविडेंस गैदर कर लिए, हमने सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस गैदर कर लिए, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा था, एक रिस्की एरिया था, तो एक एविडेंस से काम नहीं बनेगा, हमको मल्टीपल ऑडिट एविडेंस गैदर करने पड़े। अब हम जाके श्योर हैं, अब हम जाके सेटिस्फाइड हैं कि हाँ यार ठीक है,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं उनमें कोई गलती नहीं है, दे आर ओके। हम रीजनेबली एश्योरेंस आपको दे सकते हैं। मतलब पहला किसके डिपेंड करेगा, वो रिस्क ऑफ नेम स्टेटमेंट के ऊपर, कितना रिस्की एरिया है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिंपल फंडा भाई, क्वालिटी के ऊपर। यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, हाँ क्वालिटी के ऊपर। सर आपने देखा अपने क्लाइंट की बुक्स में, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट आ रही है एफडी की 10 लाख की, लेट्स सपोज, राइट। तुमने कहा अपने क्लाइंट को, साहब मेरे को 10 लाख की एफडी की वो दे दो, एफडी सर्टिफिकेट दे दो, मेरे को वेरीफाई करना है। क्लाइंट ने तुम्हारे सामने ओरिजिनल एफडी सर्टिफिकेट ला के रख दिया, कोई वो नहीं है, कोई फोटो कॉपी नहीं है, कोई डिजिटल कॉपी नहीं दिया तुम्हें, ओरिजिनल जो उसको बैंक से मिली थी उसने वही तुम्हारे सामने एफडी सर्टिफिकेट ला के रख दिया कि लो सर आप देख लो, आप तसल्ली कर लो, वेरीफाई कर लो। भाई जब ओरिजिनल कागज़ ही तुम्हारे पास है एफडी का, इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वालिटी है ऑडिट एविडेंस की वही बड़ी सॉलिड है, वही साहब बहुत सॉलिड है। अच्छा क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था, ठीक है ना। क्वालिटी का मतलब क्या है भाई, हम कब कहेंगे कि क्वालिटी बहुत अच्छी ऑडिट एविडेंस की, डिपेंड करता है उसके सोर्स और नेचर के ऊपर, ठीक है ना। लाइक अगर एक्सटर्नल सोर्सेज से, सॉरी, अगर हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज से हमें वो एविडेंस मिला है तो उसकी क्वालिटी डेफिनेटली एनहांस होगी, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिला है एनहांस होगी, ठीक है ना। अगर लेटरल कंट्रोल इफेक्टिव हैं, क्वालिटी एंड उसकी एनहांस होगी। ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मिला है तो क्वालिटी एनहांस होगी। तो ये सब चीज़ें क्वालिटी के ऊपर मैटर करती है। अब यही तो हुआ तुम्हारे पास, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिला है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तुम्हें दिया गया है, तो क्वालिटी बहुत एनहांस है। तो भाई एक एविडेंस भी हमारे लिए काफ़ी है सर। हमको ऐसा नहीं कि हम मल्टीपल एविडेंसेस को गैदर करें, ना 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 ना, क्वालिटी ही इतनी सॉलिड दी है बंदे ने एविडेंस की, तो एक एविडेंस ही भारी है, वन मैन आर्मी, एक भारी, एक बंदा सब पे भारी, राइट। आई होप तुमको मतलब समझ आ गया है सफिशिएंट का, कि सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस हम किसको बोलते हैं, राइट। सर नेक्स्ट आता है एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस क्या है भाई, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वालिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। क्वालिटी का मतलब क्या है भाई, मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, अब फिर से दोबारा बताया मैंने कुछ मिनट पहले कि यार डिपेंड करता है किसके ऊपर, सोर्स एंड नेचर के ऊपर। सोर्स क्या है, इंटरनल है एक्सटर्नल है। नेचर माने तो विजुअल है, ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है। तुमको मैंने कल भी बताया था, विजुअल एविडेंस हो, ओरल एविडेंस हो, उसकी जो रिलायबिलिटी है, क्वालिटी है, वो कम होगी, ठीक है ना। बिकॉज विजुअल सर तुमने देखा, तुम्हारी आंखों ने देखा, किसी और की आंखों ने नहीं देखा। ओरल क्या है, बातों ही बातों में बातें होगी, सर बातों में क्या है, रिटर्न रखो ना आप, एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो इट्स रियली नेसेसरी कि यार जो ऑडिटर अपने एविडेंस गैदर कर रहा है, जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, वो अपने ऑडिट में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करे, ठीक है ना। रीज़न मैंने तुम्हें उसका बता ही दिया, बिकॉज तुम बंदे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन इशू कर रहे हो, ट्रू एंड फेयर है ही नहीं है। सर 1000 करोड़ की टर्नओवर है, 10,000 करोड़ की टर्नओवर है, 50,000 करोड़ की टर्नओवर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप उनको ऑडिट कर रहे हो सर। आपके एक साइन के ऊपर ना शेयर होल्डर बिलीव करते हैं, आपके एक साइन के ऊपर शेयर होल्डर पैसा लगाता था कंपनी में, आपके एक साइन के ऊपर भाई फंड प्रोवाइडर, इन्वेस्टर, बैंक्स लोन सैंक्शन कर देते हैं, इन्वेस्टर पैसा लगा देता है कि यार सीए ने चेक किया, ऑडिटर ने चेक किया, अच्छी तरह चेक किया, ओपिनियन बिल्कुल ट्रू एंड फेयर दिया, ठीक होगा। तो साहब उनके भरोसे को मेंटेन करने के लिए यार आपको खुद को अपनी जो ऑडिट की वर्किंग है उसको बड़ा फुल प्रूफ करना पड़ेगा। पहले खुद तो आप रीजनेबली श्योर हो जाओ ना, सामने वाले को तो तब एश्योरेंस होगी ना जब खुद रीजनेबली श्योर हो गई। और खुद को रीजनेबली श्योर करने के लिए तुमको मल्टीपल ऑडिट एविडेंस गैदर करने ही पड़ेंगे। यू शुड गैदर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि क्वांटिटी भी जिसकी पूरी हो और क्वालिटी भी जिसकी बेस्ट हो। आई होप तुमको समझ आया होगा। उसके बाद सर क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर जजमेंट एज टू सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। देखो वैसे तो 2 फैक्टर्स हैं जो हमने किए हैं, कि रिस्क ऑफ नीड में स्टेटमेंट कितना ज़्यादा है, हायर द रिस्क हायर द ऑडिट एविडेंस नीडेड, ज़्यादा क्वांटिटी करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है भाई, क्वालिटी। ये तो भाई प्राइम तुम्हारे वो हैं फैक्टर्स हैं। अपना क्या होगा, रिस्क ऑफ नीड में स्टेटमेंट्स हो गया और क्वालिटी होगी। जितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी उतना लेस एविडेंस रिक्वायर्ड है। देखो सीधा लॉजिकल बात है, जितनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी उतना ही लेस एविडेंस रिक्वायर्ड है हमें, बिकॉज एक ही बंदा सब पे भारी है। अगर रिस्क ज़्यादा है, लाइक मैंने तुम्हें पेरोल की एग्जांपल दी, सर रिस्क बहुत ज़्यादा है, एक से काम नहीं चलेगा, हमें मल्टीपल ऑडिट एविडेंस गैदर करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा भी सर क्या फैक्टर्स हैं ये देखते हैं। देखो एक तो वही है रिस्क ऑफ नीड में स्टेटमेंट, डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। और 2 फैक्टर्स क्या है मेरे भाई, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट वन। लाइक हम कहते हैं ना कि ये चीज़ हमारे लिए मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत ये यूज़र का डिसीजन चेंज कर सकती है,
इट कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर्स। तो भाई जो चीज़ मटीरियल है, अगर कोई एग्जर्शन मटीरियल है, ठीक है ना, तो उसको डेफिनेटली अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसको भी करने के लिए तुमको डेफिनेटली यू शुड गैदर सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है ना। अगर यूज़र के लिए वो चीज़ मटीरियल है तो डेफिनेटली भाई तुम्हारे लिए तो वो चीज़ मटीरियल होगी। तो उसको और उसको अच्छी तरह तुम वेरीफाई करने के लिए तुम्हें मल्टीपल ऑडिट एविडेंस गैदर करनी चाहिए, ठीक है। रिस्क मैं डिस्कस कर चुका हूँ। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, सर लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा क्लाइंट है, डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है ना, तो सर एविडेंस आपको ज़्यादा गैदर करने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। जितना डाइवर्स क्लाइंट होगा, जितनी ज़्यादा बड़ा क्लाइंट होगा, उतना रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, उतनी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंगली इतने ही तुम्हारे एविडेंस तुम्हें गैदर करने पड़ेंगे। यू शुड रिक्वायर मोर एविडेंसेज। ईजी। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं भाई, ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। सर कल से सुन रहे हैं रे, सर हम कल से सुन रहे हैं कि ऑडिट एविडेंस क्या है। आपने मतलब भी बता दिया, आपने टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस भी बता दिया, आपने रेलेवेंस एंड लाइबिलिटी भी बता दिया, और आज तो आपने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब भी बता दिया। बट सर हम गैदर कैसे करें, कौन से ऐसे प्रोसीजर लगाएं जिससे हम ऑडिट एविडेंस को गैदर कर सकें। आज वही डिस्कस करते हैं। देखो क्या प्रोसीजर होते हैं भाई, तुम्हारी वही प्रोसीजर जो लास्ट हमने चैप्टर में डिस्कस किया है। हमने एक पूरा फ्लो चार्ट डिस्कस किया था। ऑडिट प्रोसीजर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रैप, एक होते हैं अदर प्रोसीजर्स, जिसको हम बोल देते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आगे कितने तरह के होते हैं भाई, दो तरह के होते हैं सर। एक होते हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स और एक होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सब्सटेंसिव आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक होता है सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल आगे दो तरह का होता है, टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन माने तो वाउचिंग, और टेस्ट ऑफ बैलेंसेज, ठीक है ना। यही तो प्रोसीजर लगाओगे, और क्या लगाओगे, यही तो प्रोसीजर होते हैं हमारे। सर ऑडिट करना है ना, ऑडिट करना है, ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, जब ऑडिट करोगे तभी तो ऑडिट एविडेंस गैदर करोगे ना। क्या प्रोसीजर होते हैं ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस करके हैं, रिस्क असेसमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। स्पेसिफिकली कौन कौन से प्रोसीजर तुमने लगाने हैं, इनमें से काफ़ी प्रोसीजर हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस करके हैं, स्टिल रिपीट है, मैं डिस्कस करवा देता हूँ। इंस्पेक्शन माने तो एग्जामिन करना, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। सर इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, सुन, ये मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है, मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा है, मैं एग्जामिन कर रहा है, देख रहा है सब, ठीक है, ठीक है, मैं एग्जामिन कर रहा हूँ, राइट, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। सर आपके पास क्या है, लेट सपोज, मैं चलो यहीं रीडी करवा देता हूँ, उसके साथ ही समझा दूंगा। इंस्पेक्टिंग स्टॉक सर्टिफिकेट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसका मतलब क्या हो गया भाई, स्टॉक सर्टिफिकेट्स क्या हो गया, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं ना, जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं जिनकी टर्नओवर अच्छी खासी होती है, भाई वो अपना करवाते हैं स्टॉक ऑडिट करवाते हैं कि भाई जितना हमारा स्टॉक है बैलेंस शीट में, बुक्स में जो हमारा स्टॉक आ रहा है, इन्वेंट्री आ रही है, कि एक्चुअली हमारे पास उतना स्टॉक है या नहीं है, वो स्टॉक ऑडिट करवाते हैं, ठीक है। तो जब तुम क्लाइंट के पास गए, ठीक है, तुमने कहा कि मेरे को भी इन्वेंट्री चेक करनी है, सर मेरे को इन्वेंट्री चेक करवा दो। तुम्हारा क्लाइंट कहता, सीए साहब, वो ऑडिटर साहब, हमने तो ऑलरेडी अपना स्टॉक ऑडिट करवाया हुआ है, अब ऐसा करो स्टॉक ऑडिटर की रिपोर्ट ले लो। मतलब जो जिस ऑडिटर ने स्टॉक ऑडिट किया था उसने अपनी रिपोर्ट बनाई हुई है, उसने किया है सारा वेरीफाई, अब उसकी रिपोर्ट ले लो, ठीक है ना। अब उसने हमारे हाथ में स्टॉक ऑडिटर की रिपोर्ट रख दी लाके, हम उस रिपोर्ट को क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं अच्छी तरह से, अच्छा ये फाइंडिंग निकली स्टॉक ऑडिटर की, ये वर्किंग थी स्टॉक ऑडिटर की, इतना स्टॉक निकला, इतना रॉ मटेरियल है, इतना फिनिश गुड्स का स्टॉक है, इतना वर्किंग प्रोग्रेस पड़ा है, इतना कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस पड़ा है, एंड सो ऑन। इंस्पेक्ट कर रहे हो, चेक कर रहे हो उसको। कॉन्ट्रैक्ट्स माने तो रेंट एग्रीमेंट लगा लो, कॉन्ट्रैक्ट तो रेंट आ रहा है, तुमने एग्रीमेंट मंगवा लिया बंदे से, तुम एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो कि भाई एग्रीमेंट में उतनी वैल्यू लिखी हुई है जितनी उन्होंने बुक की है, एंड जो टर्म्स एंड कंडीशन है एग्रीमेंट की, क्या वो वही लिखी हुई है जो रेंट एग्रीमेंट में, जो एक्चुअल में हमें दिख रही है, एंड सो ऑन। इसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन। हालांकि दो लिमिटेशन है इंस्पेक्शन की। क्या लिमिटेशन है सर इंस्पेक्शन की? पहली बात तो सर ये सिर्फ एग्जिस्टेंस कंफर्म करती है, ओनरशिप और वैल्यूएशन कंफर्म नहीं करती। भाई तुमने कहा क्लाइंट को मेरे को फिक्स्ड एसेट्स वेरीफाई करने हैं, फिक्स्ड एसेट्स तुम्हारे बैलेंस शीट में तुम्हारे क्लाइंट की आ रहे हैं कि तुम्हारे क्लाइंट के पास 50 लैपटॉप्स हैं। तुमने कहा सर मेरे को वेरीफाई करने हैं 50 लैपटॉप्स। तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें वेरीफाई करवाने ले गया, ठीक है। अब तुमने वो फिजिकल इंस्पेक्शन कर ली, तुमने फिजिकली देख लिया 1 2 3 4 5, तुमने काउंट कर लिया कि 50 लैपटॉप है भाई, हाँ ठीक है। बट क्या मियर देखने से क्या तुम्हें ये भी श्योरिटी मिल गई कि यार वो लैपटॉप तुम्हारे क्लाइंट की है, मतलब ओनर तुम्हारा क्लाइंट है उसका? और तो और अगर वो अपने 1 करोड़ के आ रहे हैं
तो 1 करोड़ तो खैर ज़्यादा होगा, चलो 10 लाख के आ रहे हैं अगर, नहीं यार ठीक है 1 करोड़ ठीक है, 1 करोड़ चलो जो भी है 1 करोड़ के आ रहे हैं ठीक है, क्या उनकी वैल्यू ठीक है, क्या वो वाकई 1 करोड़ के हैं, क्या पता वो 2 करोड़ के हों, 3 करोड़ के हों, 4 करोड़ के हों, या 50 लाख के हों। देखने से तो तुम्हें नहीं पता लगेगा ना भाई, देखने से तो तुम्हें सिर्फ एग्जिस्टेंस कंफर्म होगी कि हाँ यार जो बंदा कह रहा है कि मेरे पास 50 लैपटॉप हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने चेक कर लिया अपनी आंखों से। बट वो मेरे क्लाइंट के हैं नहीं है, ये कहाँ से पता, क्या पता वो लैपटॉप लीज पे हो, क्या पता वो सारे के सारे लैपटॉप रेंट पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और तो और वैल्यूएशन उसकी गलत हो, बुक्स में दिखा रहे हैं 1 करोड़ के लैपटॉप है, क्या पता एक्चुअल उनकी वैल्यूएशन इतनी ना हो, वैल्यूएशन तुम कंफर्म नहीं कर सकते, ये थोड़ी लिमिटेशन है भाई इंस्पेक्शन की, ठीक है ना। आई होप में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ऑब्जर्वेशन तो यू वेरी वेल नो, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को, ये काली काली आँखें, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ किसी चीज़ को, सर मैं देख रहा हूँ। लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था कि इन्वेंट्री काउंट चल रहा है, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो बैठे, क्लाइंट के तुम्हारे जो वर्कर्स हैं वो इन्वेंट्री काउंट करवा रहे हैं, तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, वही एग्जांपल दिखी है मैंने इन्वेंट्री काउंटिंग वाली। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ये भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम, इनफैक्ट इसी तुम्हारे चैप्टर में इसके ऊपर पूरा पूरा एक स्टैंडर्ड है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के ऊपर, वहाँ पे डिस्कशन होना ही है। ये वही है भाई मेरी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, अपनी बैलेंस कन्फर्मेशन, कंफ्यूज मत होना, ये वही है अपनी बैलेंस कन्फर्मेशन कि बुक्स में डेटर का बैलेंस आ रहा है 20 लाख का, तुमको वेरीफाई करना है कि बाकी 20 लाख का बैलेंस है या नहीं है, क्या जो ये डेटर है क्या उसकी बुक्स में भी 20 लाख का बैलेंस आ रहा है, नहीं आ रहा हमारे प्रति, तुमने कन्फर्मेशन भेजी उस बंदे को, मेल लिखी कि सर आप कंफर्म कर दो कि आपकी बुक्स में हमारे प्रति का 20 लाख का बैलेंस आ रहा है नहीं आ रहा, वही है बैलेंस कन्फर्मेशन, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। एक मैंने इसमें पॉइंट डिस्कस ये करना था एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में, ये वाला, हाउ एवर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नीड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू अकाउंट बैलेंसेज ओनली। सर इसका मतलब क्या हुआ, सर इसका मतलब ये है कि हम एक्सटर्नल, देखो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का, हम एक्सटर्नल पार्टी से कन्फर्मेशन मंगवा रहे हैं, हम एक्सटर्नल पार्टी से, किसी थर्ड पार्टी से, किसी तीसरे बंदे से सर हम कन्फर्मेशन मंगवा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। इंटरनल कन्फर्मेशन क्या होती, जो तुम्हारा क्लाइंट है अगर तुम्हें वही चीज़ कोई चीज़ कन्फर्म कर रहा है, तुम्हारे क्लाइंट का वही कोई जो एम्प्लॉई है वो तुम्हें कन्फर्म कर रहा है कि सर ऐसे ही है, वो होती है इंटरनल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल माने तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन तुम किसी से कन्फर्म कर रहे हो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। और एक कन्फर्मेशन के लिए बैलेंस के लिए नहीं होती, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली बैलेंसेज, लाइक डेटर का बैलेंस मंगवा लिया कंफर्म कर लिया, क्रेडिटर का बैलेंस कंफर्म कर लिया, या लोन का बैलेंस आ रहा है उसको कंफर्म कर लिया, आंसर इज नो, ये तो हम करते ही हैं, बट अकेला ये नहीं करते, तुम चाहो तो तुम टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स को भी कंफर्म करवा सकते हो, राइट, तुम टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स को भी कंफर्म करवा सकते हो थर्ड पार्टी से, लाइक तुम्हारे बीच में तुम्हारे क्लाइंट और वेंडर के, तुम्हारे क्लाइंट और क्लाइंट के वेंडर में एक अग्रीमेंट साइन हुआ पड़ा है, सेल्स अग्रीमेंट, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई 3 साल के लिए ये बंदे इसी रेट के ऊपर इनको अपना गुड्स सप्लाई करेंगे, राइट। तो तुम लोग चाहते हो कि यार मैं ये चीज़ को कंफर्म करना चाहता हूँ बंदे से, वेंडर से, कि क्या भाई ये चीज़ सही है कि इसी रेट पे तेरे को 3 साल के लिए हमने माल सप्लाई करना है, ठीक है ना। तो तुम लोग उस बंदे को ये भी मेल लिख सकते हो कि सर आई वॉन्ट टू कन्फर्म द टर्म्स एंड कंडीशंस, आई वॉन्ट टू कन्फर्म फ्रॉम यू, जो टर्म्स एंड कंडीशन हमारे पास लिखी हुई है अग्रीमेंट में, क्या वो वही कंडीशंस हैं या कुछ ऑल्टर तो नहीं किया इन लोगों ने, एंड सो ऑन। मतलब तुम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो, इसका मतलब सिर्फ बैलेंस तक नहीं सीमित रहता, इसका सिंपल मतलब यही है भाई कि एक्सटर्नल पार्टी से कुछ कंफर्म करना, राइट। रिकैलकुलेशन का मतलब क्या है भाई, जैसा नाम वैसा काम, कैलकुलेशन करना, री को हटा दोगे अगर तो क्या बचा, क्या बचा, कैलकुलेशन करना, मतलब मैथमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करना, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करना डॉक्यूमेंट्स की। तुम्हारे सामने सेल का बिल पड़ा है, सेल का इनवॉइस पड़ा है तुम्हारे सामने, राइट। अब उस सेल्स के इनवॉइस के ऊपर तुम्हारे सामने सेल्स का इनवॉइस पड़ा है, उस इनवॉइस के ऊपर तुमने क्या किया, 20 यूनिट्स इंटू प्राइस पर यूनिट 10 है, 100 यूनिट्स इंटू प्राइस पर यूनिट 20 है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जीएसटी का रेट है 18% का, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हमने टीडीएस डिडक्ट की है, लेट्स सपोज, या फ्रेट ऐड की है, कुछ की है, फ्रेट तो बाद पहले ऐड होगी, टीडीएस डिडक्ट की है, एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली जो तुम्हारी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, तुम उनको वेरीफाई कर रहे हो, तुम मैथमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई कर रहे हो, कैलकुलेशन को वेरीफाई कर रहे हो कि यार जो कैलकुलेशन हमारी है ये वो क्या वही कैलकुलेशन है,
तुम कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे रिकैलकुलेशन प्रोसीजर। ठीक है ना, तो मैं चेक कर लेंगे, अच्छा 220 200 हो गया, दिस एंड दिस कितना हो गया, 2000 हो गया, 18% GST लगाएंगा, ये वैल्यू आ रही है हमारी, एंड ओके है। बेसिकली तुम लोग कैलकुलेशन को दोबारा कर रहे हो। आई होप तुमको समझ आ गया होगा, राइट। जो भी लाइक बेसिकली कोई भी तुम डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हो, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को तुम लोग वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है ना। तुम्हारे क्लाइंट ने लोन लिया हुआ है, तुम्हारे क्लाइंट ने, ठीक है, तो उनके ऊपर मंथली इंटरेस्ट पे कर रहा है वो तुम्हारा क्लाइंट, हर मंथ इंटरेस्ट आ रहा है उसका, ठीक है। तो तुम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो, तुम इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर रहे हो कि यार मैं देखता हूँ कि इतना इंटरेस्ट बनता है मेरे हिसाब से भी, मैं दोबारा कैलकुलेट करना चाहता हूँ इंटरेस्ट की वैल्यू को, एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट आता है भाई रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या है भाई, तुम किसी एक प्रोसीजर को दोबारा परफॉर्म कर रहे हो। देखो कैलकुलेशन में क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस में। मेरी बहन मेरे भाई, रिकैलकुलेशन का मतलब क्या है, कैलकुलेशन दोबारा करना, उस प्रोसीजर को तुम दोबारा परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम जस्ट सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी, तुम सिर्फ ये कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन दोबारा चेक कर रहे हो कि इतनी बनती है। रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या है, तुम उस प्रोसीजर को दोबारा परफॉर्म कर रहे हो। एग्जाम्पल क्या है इसकी, BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तुम्हारे क्लाइंट ने ऑलरेडी BRS तुम्हें बना के दे दी, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एंड बैलेंस एज पर कैश बुक, दोनों टैली हो रहे हैं। तुम्हारे क्लाइंट ने ऑलरेडी BRS बनाई हुई है, तुम्हें दे दी, बट तुम कह रहे हो ठीक है जी आपकी BRS मैंने वेरीफाई कर ली, ठीक है, बट आई वॉन्ट टू रीपरफॉर्म दिस प्रोसीजर। मैं खुद एक BRS बनाना चाहता हूँ आपके लिए, मैं देखना चाहता हूँ कि यार मैं जो BRS बना रहा हूँ और आपकी जो BRS है, क्या वो उसके रिजल्ट सेम आते हैं नहीं आते। डेटर एजिंग, एजिंग ऑफ AR जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग तुम लोग दोबारा कर बना रहे हो, तुम्हारे क्लाइंट ने ऑलरेडी एजिंग बनाई हुई है डेटर्स की। एजिंग का मतलब, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एजिंग का मतलब क्या होगा। डेटर एजिंग का मतलब, हमें डेटर से पैसा लेना है, बिल्कुल लेना है सर, कितनी देर होगी आउटस्टैंडिंग पड़ा है हमारा पैसा लेना डेटर से, 0 to 30 डेज़ वाले कितने हैं, 30 to 60 डेज़ वाले कितने हैं, जिन्होंने 60 दिन हो गए उन्होंने पैसा नहीं हमें पे किया, 60 to 90 वाले कितने हैं, 90 to 180 वाले कितने हैं, और मोर देन 180 डेज़ वाले कितने हैं। तो उन्होंने डेटर्स की वैल्यू लिख ली और नाम लिख दिया, इसको हम बोलते हैं, इस पूरे के पूरे शेड्यूल को हम बोलते हैं डेटर एजिंग। तुम्हारे क्लाइंट ने ऑलरेडी भाई बनाया हुआ है डेटर एजिंग का शेड्यूल, बट सिर्फ तुम कहते हो कि भाई सर हम दोबारा परफॉर्म करना चाहते हैं, इस प्रोसीजर को हम दोबारा बनाएंगे, दिस इज नोन एज रीपरफॉर्मेंस। तुम वो प्रोसीजर को दोबारा परफॉर्म कर रहे हो। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। एनालिटिकल प्रोसीजर भाई मेरे अच्छी तरह तुमको मैंने बताया हुआ है, क्या होता है सर, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, बहुत अच्छी तरह को मैंने बताया लास्ट चैप्टर में, रिलेशनशिप बिटवीन नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल डेटा। याद है रामू काका, क्या बेटा करते तो भाई बेटा बेटा है, 15,000 रुपये सैलरी कमा रहे हैं और हाथ में लाख रुपए की घड़ी पहनी बैठे हैं, कुछ तो दया गड़बड़ है। समझ पा रहे हो। जब तुम खाना खाने गए, जब तुमने देखा, सॉरी जब तुम फैक्ट्री विजिट पे गए, ठीक है, तो तुमने देखा कि यार 20-30 बंदे काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बंदे काम नहीं कर रहे, बट सैलरी उन्होंने 70-80 एम्प्लॉयज़ की बुक की हुई है अपनी बुक्स में, दया कुछ तो गड़बड़ है। एनालिटिकल माइंडसेट चला रहे हो, तुमको अच्छी तरह पता है, मैंने बहुत अच्छी तरह बताया लास्ट चैप्टर में, बहुत अच्छी तरह बताया। इंक्वायरी, इंक्वायरी माने तो ये भी बड़ी अच्छी तरह बताया, बातचीत करना सर, कम्युनिकेशन करना, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स। तो अगर तुमको लगता है कि ये वाला बंदा काम का लग रहा है इस कंपनी में, मेरे को ये बंदा मेरे को अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन देगा, उस तुम इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है ना। कैन बी रिटर्न और कैन बी ओरल, जाहिर सी बात है अगर तुमको रिटर्न इंक्वायरी चाहिए तो तुम लोग उसको मेल ड्राफ्ट करके भेज दोगे बंदे को कि सर मेरे को इस चीज़ की आप बताओ, ठीक है। ओरल क्या है, बातचीत में चाय पी रहे हो साथ में बैठ के क्लाइंट के, बातों ही बातों में तुमने पूछ लिया, दैट इज फॉर्म ऑफ ओरल इंक्वायरी, राइट। पर्पस क्या होता है सर, जो पर्पस बाकी एविडेंस, जो पर्पस बाकी प्रोसीजर का है वही इसका पर्पस है। क्या पर्पस है, corroborative इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। corroborative माने तो सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन, सपोर्टिव इसका मतलब होता है सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन, कि बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन हम गैदर करना चाहते हैं जो हमारी फाइंडिंग्स को वो कर सके, सपोर्ट कर सके, राइट। बाकी सब बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि ऑन इट्स ओन इंक्वायरी इज़ नॉट सफिशिएंट। भाई जाहिर सी बात है कि लिए इंक्वायरी सफिशिएंट नहीं है, तुमने क्लाइंट से बातचीत करके पूछ लिया कि सर हाँ ऐसा है, क्लाइंट ने ऐसा बता दिया कि हाँ ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा ही है सर, ऐसा नहीं होता सर, आपको और प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। अकेले बातों ही बातों में आप भरोसा नहीं कर सकते। इंक्वायरी तो क्या है भाई, अकेले इंक्वायरी का आप भरोसा नहीं कर सकते। आपकी बात होगी, क्लाइंट ने कह दिया हाँ ठीक है, नहीं, यू हैव टू परफॉर्म मल्टीपल ऑडिट प्रोसीजर्स। आप रीपरफॉर्मेंस करो, आप रिकैलकुलेशन करो, आप इंस्पेक्शन करो, आप ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है, आप अदर प्रोसीजर आप परफॉर्म करो, उसके बाद आप कंफर्म करो कि हाँ यार ठीक है, अकेले इंक्वायरी इज़ नॉट सफिशिएंट। इसको भी मैंने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था। बेसिक पॉइंट्स हैं, तुमको समझ आएगा जब तुम पढ़ोगे, राइट। सर नेक्स्ट आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, दैट इज ऑडिट ट्रेल।
क्या होती है सर ऑडिट ट्रेल? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट ट्रेल? भाई ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है ऑडिट लॉग। लॉग का मतलब क्या होता है भाई? हिस्ट्री, यू कैन से रिकॉर्ड। तुम्हारे मोबाइल में कॉल लॉग होता है, देखा है, सबको पता है भाई, कॉल लॉग। कॉल लॉग, कॉल लॉग क्या होता है सर? कॉल लॉग में सारी की सारी डिटेल्स होती हैं कि कितने बजे, देखो किस दिन, मैं सीक्वेंस में चलूँगा, किस दिन कितने बजे किस बंदे का तुम्हें कॉल आया, और किस दिन इस टाइम पे तुमने इस बंदे को कॉल किया, किसको किया, उसका नाम, और कितने मिनट बात हुई, वो सब कुछ, क्या मिस कॉल आई, क्या फ़ोन काटा, सबकी डिटेल होती है इस कॉल लॉग में। एग्री करते हो? बिल्कुल करते हैं सर। है क्या वो चीज़? बेसिकली हिस्ट्री तो है, रिकॉर्ड ही तो है, रिकॉर्ड ही तो रख रहा है कॉल लॉग, तुम्हारा रिकॉर्ड ही रख रहा है कि भाई पास्ट में इस बंदे ने कौन सी कॉल्स हुई हैं, इनकमिंग कॉल्स क्या है, आउटकमिंग कॉल्स क्या है, ठीक है ना, कितने मिनट बात हुई, वो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड ही तो रख रहा है, हिस्ट्री का, हिस्ट्री तो रख रहा है कि कौन सी कॉल्स आ चुकी हैं। इसी तरह सर हमारा होता है ऑडिट ट्रेल, ऑडिट का लॉग क्या होती है, आइए पढ़ाता हूँ पहले, फिर समझाऊंगा। इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड दैट ट्रेसेस द ट्रांजैक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स इंक्लूजन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर कुछ नहीं है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, बंदा जर्नल एंट्री पोस्ट कर रहा है, ठीक है ना, बंदा जर्नल एंट्री भी छोड़ो, चलो जर्नल एंट्री तक तुम फिर सोचने लग जाओगे। बेसिकली यार बंदा कोई भी काम कर रहा है, अगर अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैठकर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपने अपने ईआरपी में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई भी एंट्री डाल रहा है, कोई भी कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है ना, उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री मेंटेन होनी चाहिए, पूरा का पूरा उसका लॉग हो कि इतने बजे इस बंदे ने इस चीज़ को एक्सेस किया। लाइक अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ, तुम्हारे क्लाइंट की नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है तुम्हारे क्लाइंट की, ठीक है, तो नेट बैंकिंग, अगर हम ऑडिट ट्रेल किसको कहेंगे कि भाई नेट बैंकिंग की पूरी लॉग मेंटेन हो कि इतने बजे इस बंदे ने पिन एंटर किया, इस बंदे ने लॉगिन किया नेट बैंकिंग से, ठीक है, ये बंदा था इतने बजे किया, इस दिन को किया, वो लॉग हो गया, पूरी पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। अच्छा और सुनो, तुम्हारा क्लाइंट एंट्रीज डाला है, जनरल एंट्रीज डाल रहा है, ठीक है, जनरल एंट्रीज डाल रहा है, उसने पहले एक एंट्री डाली, वो एंट्री बाई चांस गलत एंट्री डल गई, फिर उसने वही एंट्री क्या किया, डिलीट कर दी, फिर दोबारा उसने एक थर्ड एंट्री डाली जो कि ठीक एंट्री थी, बट इन सबका क्या होना चाहिए, लॉग मेंटेन होना चाहिए, हिस्ट्री मेंटेन होनी चाहिए, ताकि जब कोई बंदा देखे उसको पता हो कि यार पहले गलत एंट्री पोस्ट की थी, फिर उस गलत एंट्री को हमने डिलीट किया, सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप हमने क्या किया, करेक्ट एंट्री पास की, रेक्टिफाइंग एंट्री पास की, पूरी पूरी हिस्ट्री हो जो कल कोई बंदा ट्रेस कर सके, अगर चाहे ट्रेस कर सके, ये देखो लिखा हो ना, ट्रेस कर सके, ट्रेसिस अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स, कहाँ से शुरू हुई थी वो ट्रांजैक्शन टिल इट्स इंक्लूजन, रिकॉर्ड होने से शुरू से लेकर रिकॉर्ड होने तक उसकी पूरी पूरी ट्रेल हो, लॉग हो उसका, ठीक है ना। इट्स अ क्रूशियल ऑडिट एविडेंस टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सपोर्ट्स इंटरनल कंट्रोल्स एंड डेटा सिक्योरिटी। जाहिर सी बात है साहब, डेटा सिक्योरिटी जाहिर सी बात है आपकी ऑथेंटिक रहती है, इंटीग्रिटी रहती है, क्यों रहती है? नेट बैंकिंग वाले एग्जाम्पल, नेट बैंकिंग वाले एग्जाम्पल भाई, तुमको पता होगा ना, नेट बैंकिंग की इस बंदे ने इस तारीख को, इस दिन, इस डेट को नेट बैंकिंग का पिन एक्सेस किया है, नेट बैंकिंग के पोर्टल को, और इतने की ट्रांजैक्शन की है, ठीक है ना, तुम्हारी डेटा की सिक्योरिटी में रहती है, कल को अगर तुम देखना चाहो तुम देख सकते हो कि यार कोई अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं हो रहा नेट बैंकिंग के ऊपर हमारी, वो तभी पता लगेगा ना जब ट्रेल होगी तुम्हारे पास। सर जब आपके पास हिस्ट्री नहीं होगी, जब आपके पास लॉग ही नहीं होगा, ट्रैक ही नहीं होगा, रिकॉर्ड ही नहीं होगा ट्रांजेक्शन का, तो कहाँ से आप ट्रेस कर लोगे ट्रांजेक्शन को? सिमिलरली अकाउंटिंग एंट्रीज की बात कर लें, अब हमको पता है कि भाई संडे के दिन पे हमारा ऑफिस बंद होता है, ठीक है ना, लेट्स सपोज हमारे संडे के दिन पे हमारा ऑफिस बंद होता है, ठीक है, बट स्टिल हमने देखा, जब हमारे पास ऑडिट ट्रेल आई, हमने देखा, ऑडिटर ने देखा कि संडे के दिन पे भी एंट्रीज पास हो रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, संडे के दिन पे एंट्रीज कैसे पास हो रही है? संडे के दिन पे एंट्री कैसे पास होगी भाई? ऑडिट ट्रेल से पता लग गया उसको, पूरी की पूरी हिस्ट्री आ गई उसके पास। अच्छा उसको ये भी पता लग गया कि भाई पहले तो इस एक्सपेंस की एंट्री थी 2 लाख की, हमने रिपेयर करवाई हमने 2 लाख की, फिर बाद में ये रिपेयर 2 लाख की जगह हमने 2.5 लाख की कर दी, ठीक है ना, क्यों कर दी? देखो अगर ऑडिटर को ये ऑडिट ट्रेल ना होती तो क्या ऑडिटर को भी पता लग पाता कि भाई ये एंट्री पहले 2 लाख की थी, ओरिजिनली ये एंट्री 2 लाख के लिए पास हुई थी,
बाद में इसको 2.5 लाख किया गया, अगर उसके पास ऑडिट ट्रेल ना होती, बट जब उसके पास ऑडिट ट्रेल है, उसके पास पूरा का पूरा लॉग है ट्रांजेक्शन्स का, वो चेक कर सकता है कि अच्छा पहले एंट्री 2 लाख की पास हुई थी, उसके बाद 2.5 लाख की कर दी गई, ऐसा क्यों किया गया, कि ऐसा क्यों किया गया, इनवॉइस तो मेरे पास अब भी 2 लाख का है। समझ पा रहे हो? यू कैन ट्रेस द ट्रांजेक्शन्स। दे आल्सो इज ऑडिटर ने वैल्यूइंग द फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल्स एंड वेरीफाइंग ट्रांजेक्शन ऑथराइजेशन, वही ऑथराइजेशन वाली बात आ गई, जैसे बाय एनहांसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अल्टीमेटली भाई तुम्हारी जो ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी होगी वो एनहांस होगी। समझ पाया इस बात को? आई होप तुम्हें समझ आया होगा। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। बड़ा सही कॉन्सेप्ट लगता है मेरे को यार। सी एफ फाइनल लेवल के ऊपर तुम्हारा इसके ऊपर पूरा का पूरा ऐसे है, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी इसके ऊपर ऐसे नहीं है, इनफैक्ट वो ऑडिटर एक्सपर्ट के ऊपर ऐसे है, लाइक रिलेटेड ऐसे है इसके ऊपर। सी एफ फाइनल लेवल के ऊपर हम इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाले कॉन्सेप्ट को, बट स्टिल तुम्हारे इंटर लेवल पे भी आईसी मैट में ये कॉन्सेप्ट है, तो हम डिस्कस करेंगे इसको, जितना रेलिवेंट होगा तुम्हारे लिए। रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, इसका मतलब क्या है? सर कौन होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट? कौन होता है सर? एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, या तो एक बंदा या उस बंदे की संस्था, पोजेसिंग एक्सपर्टीज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, जो जिसके पास भी एक्सपर्टीज है इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में उसके पास एक्सपर्टीज है, बट अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, हुज वर्क इन दैट फील्ड इज यूज बाय द एंटिटी, जिसका काम हमारा जो क्लाइंट है, एंटिटी माने तो हमारा क्लाइंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, हुज वर्क इज यूज बाय द एंटिटी, उस फील्ड में उस बंदे का, हमारा क्लाइंट उसका यूज़ कर रहा है, उसका वर्क यूज़ कर रहा है, टू असिस्ट द एंटिटी इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन करने में। मतलब तुम्हारा जो क्लाइंट है जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम्हारे क्लाइंट ने किसी एक्सटर्नल पार्टी की हेल्प ली, ठीक है, उसकी हेल्प से वो बंदा क्या कर रहा है, उसकी हेल्प ली अपनी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के बिना समझ नहीं आएगा, ये थोड़ा टिपिकल कंसेप्ट है। एसेट्स, बिल्डिंग आ रही है, तुम्हारे क्लाइंट ने क्या करवाना है, अपनी बिल्डिंग को रीवैल्यू करवाना है। तुम्हारे क्लाइंट ने कहा कि यार हम इस साल में अपनी बिल्डिंग रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग की करंट मार्केट वैल्यू कितनी है। बिल्डिंग हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ रही है, तुमको अच्छी तरह पता है, ठीक है, बट वी वांट टू रीवैल्यू अवर बिल्डिंग, हम वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं हमारी बिल्डिंग की। अब जो तुम्हारा क्लाइंट है भाई, वो तो एक्सपर्ट बंदा नहीं है बिल्डिंग की वैल्यूएशन करने में, वो एक्सपर्ट बंदा थोड़ी ना, उसकी एक्सपर्टीज थोड़ी है कि बिल्डिंग की वैल्यूएशन करने में है, राइट। अब बिल्डिंग वैल्यूएशन करवाने के लिए उसको एक एक्सपर्ट चाहिए, उसको एक्सपर्ट चाहिए। तो लेट्स सपोज उसने मिस्टर गोलू को हायर कर लिया, हायर नहीं, आई वुड से मिस्टर गोलू की सर्विस ली, इट विल बी अ बेटर वर्ड, मिस्टर गोलू की सर्विस ली उसने। उसने कहा मिस्टर गोलू को, गोलू साहब ये हमारी बिल्डिंग है, हम इसकी वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, आप हमें वैल्यूएशन करके बताओ कि हमारी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू कितनी है आज के डेट में, ठीक है। मिस्टर गोलू ने कहा कि भाई देख, तुम्हारी बुक्स में 10 लाख की बिल्डिंग आ रही है ये, बट इसकी करंट मार्केट वैल्यू भाई 50 लाख हो चुकी है आज की डेट में। तो तुम्हारे क्लाइंट ने क्या किया, अपनी बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन कर दी, बिल्डिंग को रीवैल्यू कर दिया किसके ऊपर, 50 लाख के ऊपर। बिल्डिंग को 50 लाख पे रीवैल्यू कर दिया तुम्हारे क्लाइंट ने, ठीक है। अब तुम आए ऑडिटर, जब तुमने चेक किया, तुम ऑडिट करने लगे बिल्डिंग का, फिक्स्ड एसेट्स का, तुमने देखा कि भाई रीवैल्यूएशन हुई है बिल्डिंग की 50 लाख की, ठीक है ना। तो तुमने पूछा मैनेजमेंट से कि सर मैनेजमेंट आपने 50 लाख की फिगर कहाँ से ली, तो उन्होंने कहा सर हमने मिस्टर गोलू की हेल्प ली। अच्छा मिस्टर गोलू कौन है, एक्सपर्ट हैं, किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वैल्यूएशंस में, और उनकी मदद से हमने 50 लाख की फिगर, उन्होंने बेसिकली हमें 50 लाख की फिगर दी, हम इस नंबर पे अराइव हुए और इसको हमने रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स में। तो सर यहाँ पे मिस्टर गोलू कौन है, यहाँ पे मिस्टर गोलू कौन है, सर यहाँ पे मिस्टर गोलू क्या है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा क्लाइंट, इट मीन्स तुम्हारा क्लाइंट जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो। एक्सपर्ट मतलब तुमको अच्छी तरह पता है, जो इसके एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, बट अदर दैन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। अब मिस्टर गोलू जो है वो किस में एक्सपर्ट है, सर वैल्यूएशन एक्सपर्ट है, अदर दैन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, और उसका वर्क तुम्हारी क्लाइंट यूज़ कर रहा है, यही हमने पढ़ा था ना, देखो
हुज वर्क दैट फील्ड इज यूज बाय द एंटिटी, उसका काम हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन की हम सर्विस ले रहे हैं टू हेल्प अस इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर हमको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, हमको तो बिल्डिंग रीवैल्यू करनी है, बट हमको तो नहीं पता ना कितनी की वैल्यूएशन होगी बिल्डिंग की, तो हमने उनकी सर्विसेज ली, उन्होंने हमें हेल्प किया, उन्होंने हमें एग्जिस्ट किया, ठीक है, हमारी प्रिपरेशन में। तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। आई होप तुमको समझ आ गया होगा यार कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह इन्फॉर्मेशन इज टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट द ऑडिटर शैल, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, अब ऑडिटर जो है वो ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑडिटर कह रहा है कि सर आपकी बुक्स में बिल्डिंग जो आ रही है 50 लाख की आ रही है, मैं कैसे मान लूँ कि 50 लाख की बिल्डिंग है, ये वैल्यूएशन जो 50 लाख की है वो बिल्कुल ठीक है। तो मैनेजमेंट वाले तो तुम्हारा क्लाइंट कहता कि साहब आप ऐसी बातें मत किया करो, आप ऐसी बात मत किया करो। हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद ली है, मिस्टर गोलू की मदद ली है जो कि एक्सपर्ट है इस फील्ड में, ठीक है ना। आप उनकी रिपोर्ट देखो, उनकी वैल्यूएशन की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि 50 लाख की बिल्डिंग है, वो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, ठीक है ना। तो उनके अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू 50 लाख की बुक की है बुक्स में, ठीक है। तो भाई वही पॉइंट लिखा हुआ है। अब जब तुम बिल्डिंग की वैल्यूएशन, जब हम देखो वैल्यूएशन हमारी क्या है, एजर्शन है, वैल्यूएशन हमारी क्या है, बैलेंस शीट की एजर्शन है हमारी। लास्ट लेक्चर में हमने, सॉरी लास्ट लेक्चर बोल रहा हूँ, लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था, चैप्टर 3 में एजर्शन के बारे में, राइट, एजर्शन है हमारी। अब तुम इसके ऊपर कंफर्ट लेना चाहते हो कि यार हाँ 50 लाख की बिल्डिंग है, ठीक है, वैल्यूएशन सही है। वो ऑडिट एविडेंस तुम्हारे पास क्या है, मिस्टर गोलू की वैल्यूएशन रिपोर्ट जो तुम्हें क्लाइंट ने दी है। अब उस रिपोर्ट के ऊपर तुम रिलाई करोगे या नहीं करोगे, तुम्हें कितना रिलाई करना चाहिए, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो तुम्हें कंसिडर करने चाहिए। हैविंग रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स फॉर ऑडिट पर्पसेस क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं जो तुम्हें अपने मद्देनजर रखने चाहिए अगर तुम किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज़ कर रहे हो। तुम किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का अगर काम यूज़ कर रहे हो एज एन ऑडिट एविडेंस, तुम उसको यूज़ कर रहे हो किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की वर्किंग को, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए। पहला फैक्टर क्या है, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। सर सबसे पहले तो है कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी, मतलब भाई मैनेजमेंट ने मेरे हाथ में गोलू की वैल्यूएशन की रिपोर्ट ला के रख दी कि यार मिस्टर गोलू ने वैल्यू की है। सबसे पहले तो भी मैं चेक करूँगा गोलू की कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, क्योंकि गोलू का कॉम्पिटेंट है, गोलू में क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि वो वैल्यू कर सके बिल्डिंग को ढंग से। मैं उसकी पढ़ाई लिखाई चेक करूँगा कि गोलू के पास एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, गोलू का उसने कौन सी पढ़ाई की है, क्या उसने इस वैल्यूएशन की फील्ड में कोई डिग्री है, उसके पास कोई एक बैकग्राउंड है। जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, राइट, हमारे पास ICAI से मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, हमारे पास लाइसेंस है हमारा, ठीक है ना, हम लोग एक्सपर्ट्स हैं अकाउंटिंग ऑडिटिंग के, ठीक है। इसी तरह भाई क्या गोलू के पास भी कोई इस तरह की पढ़ाई है, क्या उसने कोई स्टडी की हुई है, और कैपेबिलिटीज़, एक्सपीरियंस कितना है उसके पास, वो कितने सालों से ये काम कर रहा है, वो चीज़ मैटर तो भी करती है भाई। अब ठीक है, अब तुम्हारे पास गोलू आ गया, गोलू ने तुमने देखा कि भाई गोलू को देखा कि यार गोलू के पास तो कोई ऐसी तरह की कोई डिग्री है ही नहीं, गोलू के पास तो कोई डिग्री नहीं है इस तरह की, गोलू ने कोई फॉर्मल स्टडी भी नहीं की हुई, उसने ग्रेजुएशन की हुई है नॉर्मल, ठीक है, और उसने अभी अभी स्टार्ट किया है, 6 महीने हुए हैं उसको काम करते हुए। तो तुम्हें शक होगा ना भाई कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमको खुलेगा कि भाई वो बंदा तो इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, कोई फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं है, 6 महीने उसके पास काम करते हुए है, उसके पास तो कोई इतना वर्क एक्स भी नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट, ऑब्जेक्टिविटी माने तो इंडिपेंडेंस। क्या मिस्टर गोलू इंडिपेंडेंट है मैनेजमेंट का, तुम्हारे क्लाइंट का, या तुम्हारे मैनेजमेंट का ही बंदा है। मतलब मैनेजमेंट ने जैसा कहा गोलू ने वैसी रिपोर्ट बना के दी थी कि 50 लाख की रिपोर्ट है, क्लाइंट ने कहा, उसने 50 लाख की रिपोर्ट पर साइन करके दी थी कि हाँ 50 लाख की वैल्यू है। उसकी ऑब्जेक्टिविटी, क्या वो इंडिपेंडेंट है मैनेजमेंट से या नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जाहिर सी बात है, अगर गोलू के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो तुम उसको उसकी बनाई उसकी रिपोर्ट के ऊपर रिलाई कैसे कर लोगे। सर आप उसकी रिपोर्ट के ऊपर रिलाई कैसे कर लोगे, आप उसकी रिपोर्ट के ऊपर भरोसा कैसे कर लोगे जब तक उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी। और अगर वो मैनेजमेंट का ही बंदा निकला, उसकी ऑब्जेक्टिविटी हर्ट हो रही है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है मैनेजमेंट से, उसके ऊपर तुम रिलाई नहीं कर सकते उसकी रिपोर्ट के ऊपर। क्यों रिलाई नहीं कर सकते सर, कैसे रिलाई कर देंगे, वो तो उसके ऊपर तो मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस है, हमारे क्लाइंट का इन्फ्लुएंस है, जैसा हमारे क्लाइंट ने कहा उसने वैसी रिपोर्ट बना के दी थी। अच्छा, ये सब जानने के बाद भी अंडरस्टैंडिंग ले लेना उसके वर्क की कि गोलू काम का करता है, उसके वर्क को समझो, जैसे हमारे केस में वैल्यूएशन था, और क्या वो उसका जो एक्सपर्ट का वर्क है, उसकी जो वैल्यूएशन की रिपोर्ट है, क्या वो तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। पता लगे कि तुम ऐसे ही स्टडी करने लग गए वादी कर, और अल्टीमेटली उसका जो काम है वो तुम्हारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तुम लोग चेक कर लेना। आई होप तुमको समझ आ गया होगा। इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, सिंपल सा पॉइंट है भाई, बहुत सिंपल पॉइंट है, ईजी पॉइंट है भाई। ऑडिटर का फ़र्ज़ क्या है,
क्या फ़र्ज़ है ऑडिटर का? द ऑडिटर हैज़ टू कंक्लूड वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। ऑडिट रिस्क तुमको अच्छी तरह पता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। AR क्या होता है? IR इंटू CR इंटू DR। इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। सर ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट एविडेंस गैदर करने पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि क्वांटिटी गैदर कर रहे हैं, सर क्वालिटी भी हो। मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या हमने गैदर किए या नहीं किए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना ओपिनियन ढंग से फॉर्म कर सकें, ठीक है ना। बिकॉज जितना तुम्हारा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होगा उतने ये देखो तुम्हारे रीजनेबल कंक्लूजन फॉर्म होंगे, और जितना तुम्हारा अच्छा कंक्लूजन होगा अकॉर्डिंगली उसका ही तुम्हारा ओपिनियन होगा, उसी तरह का तुम्हारा ओपिनियन होगा। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑडिटर कि वो ऑडिट एविडेंस को अच्छी तरह कलेक्ट करे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करे, ताकि अकॉर्डिंगली उसका कंक्लूजन भी ठीक निकले और उसका ओपिनियन भी ठीक निकले। आई होप तुमको समझ आ गया है, यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस, ये बेसिकली जो हमने ये 3 पॉइंट्स पढ़े हैं इसके ये बारे, इसी का बेसिकली एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। हम डिस्कस रीड करवा देता हूँ। वेर इन्फॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, देन एंटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर मे बी अफेक्टेड बाय सच मैटर्स। सर वही बात कह रहे हैं कि अगर हम ऑडिट एविडेंस अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हम किसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं एज एन ऑडिट एविडेंस, ठीक है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसने प्रिपेयर की है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने प्रिपेयर की है। हमारे केस में क्या था? वैल्यूएशन रिपोर्ट थी, हमको वैल्यूएशन रिपोर्ट थी हमारे पास, हमको बेसिकली बिल्डिंग के वैल्यू के ऊपर कंफर्ट चाहिए, जो वैल्यूएशन है दर्शन है हमको उसके ऊपर कंफर्ट चाहिए कि यार क्या 50 लाख की वैल्यू है नहीं है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो और क्लाइंट ने तुम्हारे हाथ में थमा दी वही वैल्यूएशन की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट प्रिपेयर किसने की है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने। तो तुम्हें कौन कौन सा फैक्टर अपने मन में कंसीडर करने चाहिए अगर तुम ऐसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो एज एन ऑडिट एविडेंस, ठीक है ना, जो कि एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने प्रिपेयर की है। हमारे केस में क्या था? वैल्यूएशन की रिपोर्ट थी, हम उसको अपना ऑडिट एविडेंस यूज़ कर रहे हैं। अगर कल को हमसे कोई पूछेगा कि आपने कैसे चेक किया कि 50 लाख की बिल्डिंग है, हम कह देंगे सर देखो हमारे पास तो प्रॉपर वैल्यूएशन की रिपोर्ट है। अब उस वैल्यूएशन की रिपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट करना है नहीं करना, उसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऑडिट एविडेंस, उसके ऊपर उसके लिए तुम्हारे पास काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर्स हैं? सिंपल फैक्टर्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द मैटर, वही जो मैटर है ऑडिट जो मैटर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर होगा तो ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल सा मैटर तो ठीक है तुम जैसे ही चला सकते हो। रिस्क कॉम्पिटेटिव स्टेटमेंट रिलेटेड एरिया ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ज़्यादा रिस्क होगा भाई उस एरिया में, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है तो तुम्हें ज़्यादा बेसिकली कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस टू कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स फॉर, सर जो बेसिकली वैल्यू हमारा एविडेंस है, हमने बिल्डिंग की वैल्यू को कंफर्म करना है, ठीक है, कि 50 लाख की बिल्डिंग है नहीं है। हमारे पास एक एविडेंस क्या है? वैल्यूएशन की रिपोर्ट जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने दी है हमें। अच्छा ये तो एक एविडेंस हो गया हमारे पास। ऑल्टरनेटिव एविडेंस क्या है हमारे पास? कोई और है जिससे हम एक्सपर्ट के वर्क को कंफर्म कर सकें, कॉर्पोरेट कर सकें। हमारे पास एक एविडेंस है हमारे पास कि 50 लाख की बिल्डिंग की 50 लाख की वैल्यू है बिल्डिंग की। क्या इसके अलावा भी हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस है जिससे हम कंफर्म कर सकें कि यार बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख की होगी? उसको एक बार तो मद्देनजर रख लेना, राइट। नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एक्सपर्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल सही। उस एक्सपर्ट्स जो है उसका नेचर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप कितना था उसके काम का, लिमिटेड स्कोप था या वाइडर स्कोप था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट। रिलेशनशिप ऑफ द एक्सपर्ट विद द एंटिटी एम्प्लॉयर एक्सटर्नल, ये बेसिकली वही पॉइंट है अपना ऑब्जेक्टिविटी वाला, कि उस बंदे के क्लाइंट के साथ रिलेशन कैसे हैं तुम्हारे क्लाइंट के साथ। जाहिर सी बात है अगर गोलू के काफ़ी अच्छे सारे रिलेशन है क्लाइंट के साथ, गोलू के काफ़ी अच्छे रिलेशन है क्लाइंट के साथ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है गोलू का जो डिसीजन है क्या पता वो इन्फ्लुएंस्ड हो। भाई अगर गोलू के अच्छे रिलेशन है क्लाइंट के साथ, क्या पता जो गोलू का डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो। तुम्हें पता लगा कि रोज़ शाम को गोलू और तुम्हारा क्लाइंट बैठ के बस करते हैं अपना काम, ठीक है ना, इकट्ठे चल रहा है, पैक शैक चल रहा है उनका रोज़ रात को इकट्ठे। अब जाहिर सी बात है भाई जब पैक वाले आ रहे हैं इकट्ठे ही आ रहे हैं तो डिसीजन में इन्फ्लुएंस हो सकता है। क्लाइंट ने कहा गोलू सुने यार तू ऐसा कर थोड़ा सा और ले और ऐसा कर 40-50 लाख की वैल्यू करती हो। और क्या बात कर दी आपने 50 लाख की वैल्यू कर देंगे, क्या बड़ी बात है, बड़े भाई हो हमारे। उसका रिलेशनशिप देख लेना भाई, ऑब्जेक्टिविटी हर्ट तो नहीं हो रही, समझ गए। डिग्री ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, भाई वही बात आ गई, सेम पॉइंट है कि तुम्हारा जो मैनेजमेंट है जो तुम्हारा क्लाइंट है उसका कितना भी ज़्यादा कंट्रोल है गोलू के ऊपर, एक्सपर्ट के ऊपर, ठीक है ना, कितना ज़्यादा उसके ऊपर उसका कंट्रोल है गोलू के ऊपर। डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है, मतलब कितना ज़्यादा तुम्हारा जो क्लाइंट है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है गोलू के डिसीजन को।
राइट। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। कंप्लायंस विद टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बाय द एक्सपर्ट, ये वही वाली बात आ गई भाई डिग्री वाली, कि क्या कोई टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो गोलू के काम को गवर्न करते हैं। क्या गोलू के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है जिसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। अब देखो हम सीए हैं, हम ऑडिटर्स हैं, ठीक है ना। अब हम जब ऑडिट कर रहे हैं तो हमें गवर्न करने के लिए कौन है भाई, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे एसेज हैं नहीं। सर हम ऑडिट कर रहे हैं, हमको गवर्न कौन करता है, हमें आईसीआई गवर्न करती है, और हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट हैं जिनके मद्देनजर हम रखते हैं अपना ऑडिट करते हैं। स्टैंडर्ड्स हैं ना भाई, बिल्कुल है। तो इस तरह हम वेरीफाई करो कि उसके काम के लिए कोई इस तरह की कोई टेक्निकल गाइडेंस है, कोई स्टैंडर्ड्स है नहीं है, राइट। इंटरनल कंट्रोल ओवर द एक्सपर्ट्स वर्क, कौन कौन से कंट्रोल्स हैं भाई, देख अगर कोई कंट्रोल्स हैं उसको वेरीफाई कर लेना, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। ऑडिटर नॉलेज, भाई ऑडिटर की खुद की नॉलेज कितनी है, क्या ऑडिटर को खुद को नॉलेज है उस चीज़ की। अगर खुद को नॉलेज है तो ऑडिटर अपना खुद का दिमाग भी लगाए कि यार वैल्यूएशन इतनी 50 लाख की कैसे हो गई यार, 50 लाख की बिल्डिंग कैसे होगी भाई। ये तो जो 50 लाख की वैल्यू की बिल्डिंग भी है तो बिल्कुल एक सुनसान एरिया में बिल्डिंग है, ठीक है ना। उस एरिया में तो कोई जाता आता भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान एरिया में बिल्डिंग है, 50 लाख की वैल्यू कैसे डल गई। अपना खुद का दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ऑडिटर पास एक्सपीरियंस द सेम एक्सपर्ट फॉर, लो जी। ऑडिटर के लेट्स मुझे 2 क्लाइंट्स हैं, 1 और 2। क्या ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चलो छोड़ो। हाँ मैं ये कह रहा था, ऑडिटर के दो क्लाइंट्स हैं, एक 1 और 2, ठीक है। अब ये वाला क्लाइंट है जिसका अभी ऑडिट कर रहा है, ये वो वाला क्लाइंट है, फर्स्ट नंबर वाला क्लाइंट कौन सा है जिसका ऑडिटर अभी ऑडिट कर रहा है, ठीक है। बट इनका एक और क्लाइंट है ऑडिटर का एक और क्लाइंट है जिसमें भी सेम मैटर आया था वैल्यूएशन वाला, और वैल्यूएशन किसने की थी, उसमें भी मिस्टर गोलू ने की थी, समझे। ऑडिटर का एक और क्लाइंट भी है जिसमें भी सेम मैटर आया था वैल्यूएशन का, और उनने भी वैल्यूएशन किससे करवाई थी, गोलू से करवाई थी। और ऑडिटर का तब भी गोलू को पता, तो ऑडिटर को पता है कि अरे गोलू का जो काम है वो अच्छा है, बिकॉज ऑडिटर का जो पास एक्सपीरियंस रहा है गोलू के काम के साथ, एक्सपर्ट के काम के साथ, वो सही रहा है। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तुम्हें वो करने के लिए, सोचने के लिए कि यार इसके ऊपर मैं रिलाई करूँ या ना करूँ। अब तुमको अच्छी तरह पता है कि यार गोलू के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, गोलू का काम मैं पहले भी देख चुका हूँ, वो बिल्कुल काम सही करता है, बिल्कुल सही बंदा है, एक्सपर्ट बंदा है वो। तो डेफिनेटली मेरे को एक कंफर्ट आएगा कि यार हाँ रिलाई कर ले, इसको मैं ऑडिट एविडेंस की तरह यूज़ कर सकता हूँ, बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, व्हेन इज इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी। देखो पहले इन्फॉर्मेशन देखो, ये जो फर्स्ट पॉइंट अभी हम पढ़ के आ रहे हैं इसमें हम इन्फॉर्मेशन कौन सी यूज़ कर रहे थे एज एन ऑडिट एविडेंस, जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने दी है उसके काम को हम एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं एज एन ऑडिट एविडेंस विच इज़ प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, जो कि तुम्हारे क्लाइंट ने ही अंदर इंटरनल प्रोड्यूस की है, ठीक है ना। तो उसको यूज़ करना है नहीं करना, उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं भाई। ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस अबाउट द एक्यूरेसी कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, भाई जो ऑडिट एविडेंस तुम ऑब्टेन कर रहे हो उसको ध्यान से चेक कर लेना, उसकी एक्यूरेसी को चेक कर लेना, उसकी कंप्लीटनेस को चेक कर लेना, राइट। दूसरी बात, एवेल्युएटिंग वेदर द इन्फॉर्मेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल फॉर द ऑडिटर पर्पसेस, क्या वो इन्फॉर्मेशन इतनी प्रिसाइज है, इतनी क्रिस्प है और डिटेल्ड भी है साथ साथ में, जिसको तुम ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकते हो। देखो सीधी सी बात है, ऑडिट किसी चीज़ को एज एन एविडेंस यूज़ करना बहुत बड़ी बात है भाई। तुम इस चीज़ को एविडेंस एज एन एविडेंस यूज़ करोगे नहीं करोगे ये बहुत मायने रखता है। वो चीज़ डिटेल्ड भी होनी चाहिए, प्रिसाइज भी होनी चाहिए, समझ पा रहे हो। बिकॉज एविडेंस क्यों ज़रूरी है सर, हम क्यों पढ़ रहे हैं इतने सारे फैक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है सर मेरी बहन, एविडेंस के बेसिस पे तुम कंक्लूजन निकालोगे और कंक्लूजन के बेसिस पे तुम लोग क्या करोगे, अपना ओपिनियन फॉर्म कर दोगे, और तुम्हारे इस ओपिनियन के ऊपर भाई यूज़र्स डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। ये सारा का सारा मैंने बेसिक्स ऑफ ऑडिट में तुम्हें पढ़ाया हुआ है लेक्चर 1 में, ऑडिट के बिल्कुल क्लास 1 में, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट में। लास्ट कंसेप्ट क्या है सर इस चैप्टर का, सॉरी चैप्टर नहीं, इस एसे का, एसे 500 का लास्ट कंसेप्ट क्या है, इनकंसिस्टेंसी और इन डाउट्स ओवर लायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्या आएगा इसमें, समझाऊंगा इसको एग्जांपल के साथ। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम वन सोर्स इज इनकंसिस्टेंट विद दैट ऑब्टेन फ्रॉम अनदर सोर्स। सर हम बात करके आए ऊपर सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस की। हमने क्या किया, एक लाइक सेल्स है, एक सेल्स को वेरीफाई करने के लिए हमने मल्टीपल ऑडिट एविडेंस गैदर करने स्टार्ट किए। हमने 3 ऑडिट एविडेंस गैदर किए, 1, 2
3। हमने तीनों को एनालाइज किया कि यार तीनों से जो कंक्लूजन है क्या वो सेम ही निकलता है या अलग अलग निकलता है। और हैरानी की बात सर क्या थी, हैरानी की बात सर क्या थी, दे वर इनकंसिस्टेंट विद दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर। मतलब ये तीनों आपस में मैच नहीं हो रहे। याद है कल मैंने तुमको एक नोट छुड़वाया था ऊपर, अगर किसी बच्चे को याद हो और देखोगे लेक्चर तो डेफिनेटली याद रहेगा तुम लोगों को और ध्यान से सुनोगे। ये देखो ये वाला, नहीं यार ये वाला नहीं है, एक नोट छुड़वाया था यार मैचिंग वाला। हाँ ये वाला नोट छुड़वाया था कल मैंने। ये क्या नोट था भाई, कि ऑडिटर शुड ट्राई टू मैच इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस फार एज प्रैक्टिकल। कि मतलब जो ऑडिटर को एविडेंसेस मिल रहे हैं, जो भी उसको इंटरनल एविडेंस मिल रहा है, एक्सटर्नल एविडेंस मिल रहा है, जो भी उसको एविडेंसेस मिल रहे हैं, भाई ऑडिटर क्या करे, उसको मैच करे। लाइक मेरे पास 3 एविडेंसेस आए हैं, मैं इनको तीनों को मैच करूँगा एक दूसरे के साथ कि यार ये तीनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं या अलग अलग तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने इंक्वायरी की, मैंने लाइक मेरे पास इन्वेंट्री है, स्टॉक है, ठीक है। मैंने इंक्वायरी की स्टॉक जो गोडाउन का सुपरवाइज़र है कि सर आप क्या स्टॉक का प्रॉपर आपका ऑडिट करते हो ढंग से, वेरीफाई करते हो स्टॉक को मंथली। वो कहता है सर मंथली छोड़ो सर, हम 15 दिन बाद स्टॉक को वेरीफाई करते हैं जी। हाँ सर बाई वीक अपने 15 दिन बाद सर स्टॉक को वेरीफाई करते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल सर फुल प्रूफ सिस्टम है, ये सारे सर हमारे कंट्रोल हैं जी, सब सही है सर। तुम बड़े खुश हो गए, तुम कह रहे हो इंक्वायरी के रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। अब तुम्हारे पास इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट भी है, नेक्स्ट जो अपना ऐसे है इसके बाद वाला जो मैं डिस्कस करूँगा कल के लेक्चर में, वो यही वाला इंटरनल ऑडिटर के ऊपर ही है, ठीक है। हमारे पास इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट भी है, और हमने उस रिपोर्ट को स्टडी किया तो उसने इंटरनल ऑडिटर ने कमेंट किया हुआ है कि इनके जो स्टॉक के ऊपर कंट्रोल्स हैं, जो इनके इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल्स हैं, वो ढंग के नहीं है, वो बिल्कुल भी प्रॉपरली ना डिजाइंड है ना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। अब तुम्हारे मन में भाई शंका जाग गई, तुम कह रहे हो यार बंदा तो कह रहा है, गोडाउन का सुपरवाइजर तो कह रहा है कि यार कंट्रोल्स बिल्कुल सही हैं, सारे के सारे कंट्रोल्स हैं, 15 दिन बाद स्टॉक को वेरीफाई करते हैं। वेयर इंटरनल ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि इनके स्टॉक ढंग के नहीं है, इनका स्टॉक बिल्कुल मैच नहीं होता। तो तुम्हारे मन में डाउट नहीं होगा कि एविडेंसेस जो मैं गैदर कर रहा हूँ वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, वो मैच नहीं हो रहे, इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है ना। द ऑडिटर हैज़ डाउट्स ओवर द लायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात है भाई, जब तुम्हारे जो एविडेंसेस हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से मैच नहीं हो रहा, तुम उसके ऊपर कैसे रिलाई कर लोगे। 2 एविडेंस मैंने गैदर किए, दोनों ही आपस में नहीं मैच हो रहे, दोनों के कंक्लूजन डिफरेंट आ रहे हैं, तुम कैसे उसके ऊपर रिलाई कर लोगे। तो इसको तुमको फिर करना क्या पड़ेगा, अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, तुमको अपनी जो चेकिंग है, जो अपने प्रोसीजर्स हैं वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, तुमको और एविडेंसेस गैदर करने पड़ेंगे, तुमको और अपनी चेकिंग को एक्सटेंसिवली करना पड़ेगा, और ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे सो दैट तुम और एविडेंसेस गैदर कर सको। जब तक तुम लोग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं करते तब तक भाई बात नहीं बनेगी। आई होप गाइस तुमको यही चैप्टर समझ आया होगा। मैं बार बार चैप्टर बोल देता हूँ, इस चैप्टर का ऐसे 500 समझ आया होगा, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, ठीक है। ऐसे 500 तुम लोगों को समझ आया होगा, ऐसे 500 हमने कर दिया कंप्लीट, ठीक है। जितना कंटेंट था मैंने आपको पढ़ा दिया, आई होप तुमको समझ आया होगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छे तरह डिस्कस किए। तो भाई एक लाइक तो अपने बड़े भाई के लिए बनता है, बिकॉज तुम्हारा एक लाइक अपने के लिए मोटिवेशन का काम करता है। कमेंट नहीं करते यार तुम लोग, तुम लोगों से अच्छे ना फाउंडेशन वाले बंदे हैं यार, तुम लोगों से अच्छे सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं। इनफैक्ट वो कमेंट तो करते हैं यार, वो बताते तो हैं उनको कैसा लगा, डाउट भी पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है वो। मैं कहता चलो डाउट मत पूछो अगर तुमने नहीं पूछना, ठीक है। सिर्फ तुम लोग यार कमेंट तो बताओ ना करके, वो मेरे को जैसे वो बताते हैं कि यार हमें कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया, तो मेरा एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है भाई। चलो ठीक है भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी है यार, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई ऐसे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए भाई पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए ऑडिट की क्लासेस। #learn with CA Piyush, #study with logic। बाय बाय।